हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेट नंबर 8 के वीडियो सॉल्यूशन के बारे में और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट लगा लिया होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि सेट नंबर 8 का कट ऑफ क्या होना चाहिए था, एक सेफ स्कोर क्या होना चाहिए था। तो देखिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए 139.2 मार्क्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 112.2 मार्क्स रखा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। आकर्षण बल सबसे अधिकतम होता है ठोस के अणुओं के बीच। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल काफ़ी ज़्यादा होता है बाकी सभी मैटर की तुलना में। नेक्स्ट वन है कि पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे इसके संबंध में 4 पॉइंट्स दिए गए पदार्थ के संबंध में। तो चलिए हम एक एक करके बात करते हैं कि कौन यहाँ पे गलत है। पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। पहले पॉइंट से गलत हो गया कि पदार्थों के बीच आकर्षण बल होता है। ठीक है, आकर्षण बल होता है। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, जो कि सबसे कम गैसेस में होता है, ये आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है कच्छ कह सकते हैं। ऑप्शन बी कच्छ। दंडकारण्य क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा राज्य नहीं आता है। दंडकारण्य क्षेत्र के अंतर्गत उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ आता है, लेकिन तेलंगाना इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ऑप्शन डी। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी लिख रखा है, आप इसको चाहो तो पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो आपको पता है कि जनरली जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर के गुजरता है भारत में। तो झारखंड से होकर के गुजरता है, मिजोरम से होकर गुजरता है, त्रिपुरा से, लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं मणिपुर से होकर के नहीं गुजरता है। और ये मणिपुर जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भी है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो हिमालय का प्रादेशिक जो विस्तार है, जो विभाजन है, उसको आप याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पंजाब हिमालय की बात करें तो पंजाब हिमालय यहाँ पे किसके साथ होगा, तो सिंधु और सतलज के जो मध्य क्षेत्र होते हैं उसको पंजाब हिमालय में बांटा गया, जिसको कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक उसी तरह से कुमायूं हिमालय की बात करें तो कुमायूं हिमालय जो होता है सतलज और काली के मध्य। तो यहाँ पे देखिए ए का 3 बी का फर्स्ट, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की प्रायद्वीपीय नदी है। कौन सी नदी भारत की प्रायद्वीपीय नदी है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, प्रायद्वीपीय नदी महानदी को कह सकते हैं। ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय नदी है। आगे बढ़ते हैं। सिरसा सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे। तो सिरसा के द्वारा सबसे अच्छा जो सुधार माना गया था वो था प्रशासनिक सुधार, लेकिन उसके द्वारा सभी प्रशासनिक सुधार यहाँ पे यानी कि सभी सुधार किए गए थे। राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार और करेंसी प्रणाली में सुधार। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु कौन सा है। महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम। ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे। तो फिरोज शाह मेहता भी थे, हकीम अजमल खां भी थे, खान अब्दुल गफ्फार खान भी थे, लेकिन सर सैयद अहमद खान नहीं थे। तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। और यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें हकीम अजमल खान, तो ये इन्होंने 1920 में, इनसे संबंधित एक पॉइंट है, 1920 में इन्होंने जामिया मिलिया की जो स्थापना में इन्होंने काफ़ी विशेष जो कि योगदान दिया था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बन जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान, क्योंकि इनको अक्सर हम लोग सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, बच्चा खान, बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। और इनकी एक जो कि रचना काफ़ी फेमस रहती है, माई लाइफ एंड स्ट्रगल, अक्सर पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो बस यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। हरिके बैराज निम्न में से किन नदियों के संगम पर स्थित है। हरिके बैराज का संबंध ब्यास और सतलुज। ऑप्शन डी ब्यास और सतलुज। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है। दुलहस्ती परियोजना का संबंध कह सकते हैं चिनाब नदी पर। ऑप्शन बी। बैम्बरडीला खान जो है किस खनिज से संबंधित है। कर्नाटक में पड़ता है और ये लॉ एस के लिए फेमस है। अगला पॉइंट्स, नेक्स्ट वन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप है। द्वीपीय महाद्वीप इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है न्यूजीलैंड और तस्मानिया का जो कि दोनों को मिलाकर के ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि इसकी खोज किसने की थी, ऑस्ट्रेलिया की खोज 1770 ईस्वी में जेम्स कुक ने खोज किया था। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसका स्रोत कह सकते हैं त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में। तो गंगा के बाद दूसरा सबसे बड़ा गोदावरी होता है और दक्षिण भारत कह सकते हैं, उस दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, इसको भी याद रखेंगे, जिसको बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के बारे में सही नहीं है? तो मुस्लिम लीग के बारे में यहाँ पे गलत कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। इसकी स्थापना 1906 में कलकत्ता में नहीं ढाका में की गई थी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बाल गंगाधर तिलक के बारे में सही नहीं है? तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में सही नहीं है, क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी में एक समाचार पत्र केसरी, जो केसरी था वो मराठा भाषा में लिखा गया था, ठीक है, मराठी भाषा में कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लोकमान्य तिलक ने इंग्लिश में मराठा लिखा था, जबकि मराठी में केसरी नामक दो दैनिक समाचार पत्र के शुरू किया था। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेता उदारवादी नहीं था? उदारवादी नहीं था बिपिन चंद्र पाल, सी विल बी राइट आंसर, बिपिन चंद्र पाल। किसने कहा कि कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी यह महान महत्वाकांक्षा भारत में रहते हुए शांतिपूर्ण निधन के लिए इसकी सहायता करना है? ये बात किसने कही थी? ये बात कही गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में सही नहीं है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में सही नहीं है, यहाँ पे देखिए क्या होगा। इसकी स्थापना 1885 बिल्कुल सही है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है। इसका गठन हुआ जब उसमें जो यानी कि पहली बार जब इसकी बैठक हुई थी, उसमें 72 प्रतिनिधि ने बॉम्बे में भाग लिया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो कि गलत हो, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए, मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है, तो ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, ऑप्शन ए। ग्रेट साल्ट लेक कहाँ स्थित है? ग्रेट साल्ट लेक कहाँ पड़ता है? यूएसए में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सी दो बीमारियां विषाणु के कारण यानी कि वायरस के कारण होती है? वायरस के कारण होती है, यहाँ पे कह सकते हैं एक तो रेबीज और एक गलसुआ, ऑप्शन ए, ठीक है, रेबीज और गलसुआ कह सकते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी नई दिल्ली में हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और ये जो बैठक हुई थी कह सकते हैं किसकी अध्यक्षता में? तो यहाँ पे अध्यक्षता नहीं कह सकते, देखिए अध्यक्षता की बात करेंगे तो वहाँ पे फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आ जाएंगे, क्योंकि पहली बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। लेकिन यहाँ पे आयोजन किया गया किस गवर्नर जनरल के समय में? तो लॉर्ड वेवेल के समय में, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्रोटोजोआ का उत्सर्जन अंग कौन सा है? प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ का उत्सर्जन अंग कह सकते हैं संपूर्ण शरीर के विसरण द्वारा। और प्रोटोजोआ से संबंधित होने वाले रोगों की बात करें तो ये भी आपको याद रखना है, जैसे इसमें होता है सोने की बीमारी हो जाता है, पायरिया होता है, पेचिस होता है, कालाजार और मलेरिया। तो ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं प्रोटोजोआ से। मलेरिया सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है, ये याद रखना। अगला पॉइंट्स, दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो कि अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो अमरकंटक से कह सकते हैं उत्तर की तरफ सोन नदी और पश्चिम की तरफ नर्मदा नदी। तो सोन और नर्मदा यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। निम्न में से किसको विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है? विश्व के कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में सेंटोस को जानते हैं, ऑप्शन बी सेंटोस। नेक्स्ट वन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं लोकवित्त संरक्षक के रूप में, और इनके संबंध में जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 148 से 151 के अंतर्गत कही गई है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, बताइए किसके सलाह पर करेक्ट होगा? तो यहाँ पे कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि निम्न में से कौन सही कथन सही है? तो बताइए यहाँ पे कौन सा कथन सही है? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम जनवरी 2013 में लागू हुआ। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। शक्ति और कार्यक्षेत्र की दृष्टि से कर्नाटक को लोकायुक्त का कार्यालय सबसे मजबूत माना जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट्स, ऋषभनाथ तीर्थकर के दाहिने हाथ पर निशान के कारण उन्हें क्या नाम दिया गया था? उन्हें नाम दिया गया था ऋषभ, ठीक है, ऋषभ। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? सर्वप्रथम जजिया कर को समाप्त किया था किस शासक ने? तो राइट आंसर ऑप्शन डी अकबर। अब देखिए जजिया के संबंध में मैंने यहाँ पे पूरा एक लिस्ट ही लगा रखा, चलिए इसको पढ़ते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैंने सारे इंक्लूड किया। जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर है, इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम जनता पर लगाया जाता था, उनसे वसूल किया जाता था, राइट। भारत में जजिया कर लगाने का प्रथम जो साक्ष्य मिलता है मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद देखने को मिलता है। जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम जो सुल्तान हुआ वो फिरोज शाह तुगलक हुआ। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसने जब लगाया था तो ब्राह्मणों को इससे मुक्त रखा था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा शासक हुआ जिसने कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में पहला ऐसा शासक हुआ जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था।
इसके बाद लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने भी जजिया कर लगाया। जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल जो शासक हुए अकबर हुए। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया, लेकिन 1575 में पूर्ण इसको लगा दिया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि समाप्त भी किया और यहाँ पे इन्होंने लगाया भी था। इसके बाद 1579 से 80 में पुनः समाप्त कर दिया और औरंगजेब ने पुनः 1679 ईस्वी में जजिया कर लगा दिया। अब यहाँ पे एक और पॉइंट देखिएगा कि शेरशाह के समय में जजिया को क्या माना जाता था, नगर कर के रूप में जाना जाता था, नगर कर की संज्ञा दी गई थी। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कि आपका स्लाइड रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि महात्मा ज्योतिबा फुल्ले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी। तो ज्योतिबा फुल्ले ने यहाँ पे सत्यशोधक समाज 1873 में इसकी स्थापना की थी। किसने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। ये विचार विमर्श किया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा, सी करेक्ट होगा। निम्न में से किसने निकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है इनको। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बताइए। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बंदरपूछ। ठीक है, बंदरपूछ ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, लाल रक्त कर्णिकाएं मुख्यतः बनती हैं कहाँ पे। आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, डी होगा राइट आंसर, जिसको बोन मैरो कहते हैं। किसके विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था। शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था और वो सिख के गुरु थे गुरु हरगोविंद, जो कि सिखों के छठे गुरु थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और अकाल तख्त की स्थापना भी इन्होंने किया था, गुरु हरगोविंद ने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों के निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार की अधिकार प्रदान करता है। वयस्क मताधिकार के अधिकार प्रदान करता है, यानी कि जो 326 अनुच्छेद है, 18 वर्ष की आयु तक के जो लोग हैं वो मतदान कर सकते हैं। और ये आपको पता है कि पहले 21 वर्ष था, 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष किया गया था 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, ये याद रखना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट से कि भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। भाग 16 संबंधित है किससे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से, राइट, ऑप्शन डी। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक है। रत्नाकर जो नाम दिया गया था किसे दिया गया था, हिंद महासागर को। हिंद महासागर का नाम रत्नाकर देखने को मिलता है। 1933 में अर्थशास्त्र में माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने, रगनर फ्रिक्स, ऑप्शन ए, 1933 में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस स्थित है, तो ये पड़ता है आपका लखनऊ में, इसे भी याद रखिएगा, लखनऊ। नेक्स्ट वन, अंग्रेजी शासक के दौरान भारत के आर्थिक दोहन का विचार प्रतिपादन किसने किया था। आर्थिक दोहन का विचार प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का सही क्रम नीचे दिए गए कुछ से ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। सी राजगोपालचारी योजना के संबंध की बात करें तो पहला 1944 में था, ये ध्यान रखिएगा। वेवेल योजना की बात करें तो वेवेल योजना 1945 से संबंध रखता है। और माउंटबेटन योजना आपका ये 47 में आया था, माउंटबेटन योजना 47, जबकि कैबिनेट मिशन योजना 1946। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कौन किसके साथ सही तरीके से हमारा करेक्ट होगा। तो राइट आंसर 1 2 4 3 होगा, ठीक है, 1 2 4 3 ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे सही तरीके से मैच भी किया गया। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। ये बताया था किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। राग कमेश्वरी किसके द्वारा रचा गया था। राग कमेश्वरी किसके द्वारा रचा गया था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर। माई ट्रूथ नामक पुस्तक किसने लिखी है। माई ट्रूथ नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी, बी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम का पारंपरिक लोक नृत्य है। मिजोरम का पारंपरिक लोक नृत्य यहाँ पे कह सकते हैं कौन सा है, ऑप्शन बी, यानी कि थंगता, ठीक है, थंगता। सागा दावा बताइए किसका एक प्रमुख त्यौहार है। सागा दावा, सागा दावा कह सकते हैं ये कि जैन धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है, ऑप्शन बी, जैन धर्म का। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में कह सकते हैं कि ये सैयद वंश का जो कि राज्य स्थापित हुआ। म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, हका कोबा राजी, ठीक है, हका कोबा राजी। सत्यम समिति का संबंध किससे है। सत्यम समिति का संबंध किससे, तो वस्त्र नीति से, ऑप्शन डी, वस्त्र नीति। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख।
ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। द ऑडासिटी ऑफ होप का लेखक कौन है? द ऑडासिटी ऑफ होप के लेखक कौन है? बराक ओबामा। ऑप्शन बी बराक ओबामा। महावीर स्वामी के रथ मंदिरों का महाबलीपुरम है, महावीर स्वामी नहीं, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर किसे टिक करेंगे? नरसिंह वर्मन। ठीक है, नरसिंह वर्मन। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए नरसिंह वर्मन का मतलब कि नरसिंह वर्मन प्रथम। साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स लिखी गई है, आप इसको चाहो तो अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध निशानेबाजी से। सी करेक्ट होगा, निशानेबाजी। इंडिका का मूल लेख क्या है? इंडिका का मूल लेखक कौन है? तो इंडिका के मूल लेखक मेगास्थनीज कह सकते हैं। ऑप्शन बी मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान होता है? तो जो थर्ड सेक्टर होता है, जिसको सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं, इसका काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कार्यरत लोग हैं वो कृषि क्षेत्र में, यानी कि फर्स्ट सेक्टर के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा लोग कार्यरत हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा GDP मिलता है सेवा क्षेत्र थर्ड सेक्टर से। तो सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो सरजामी प्रथा का संबंध मराठा भू राजस्व व्यवस्था से है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सेनानायक था जिससे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफजल खां। ऑप्शन बी। बंगाल के द्वैत शासन कब से कब तक चला था? बंगाल में द्वैत शासन 1765 से 1772 तक। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध, तो जैसा कि आपको पता है कि प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ मद्रास के संधि के तहत समाप्त हुआ, दूसरा मंगलौर की संधि के तहत, तो तीसरा श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्रकाशीय फाइबर के सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। ऑप्शन बी। धर्म प्रचार बंधु किसकी उपाधि थी? धर्म प्रचार बंधु किसकी उपाधि थी? समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी। निम्न में से नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है? मुंबई में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मुंबई। नाबार्ड के संबंध में कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख रखा, आप इसको चाहो तो अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे 12 जुलाई 1982 इसका स्थापना याद रखना है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है किसकी? चांदी की। बी विल बी करेक्ट आंसर। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत नाभिक के संलयन होता है। ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो इसका संबंध हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ऑप्शन बी। हाल ही में ऑल यू नीड इज़ जोश स्टोरीज ऑफ कॉरेज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को लिखा है सुप्रिया पॉल। बी को टिक कर सकते हैं। अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का नाम क्या है जिसका हाल ही में DRDO द्वारा परीक्षण किया गया? तो इसका उन्नत जो है उसको अग्नि प्राइम कहा गया। किस राज्य ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 शुरू किया? ऑप्शन बी गुजरात। राइट, गुजरात को टिक कर। भारत ने किस क्षेत्र और संबंध क्षेत्रों में सहयोग के लिए फिजी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? फिजी की राजधानी सुवा होता है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कृषि और संबंध क्षेत्रों के सहयोग के लिए फिजी के साथ समझौता किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने कहाँ पर राज्य संग्रहालय स्थापित करेगी? आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में राज्य संग्रहालय स्थापित करेगी। UNGA ने बताइए कि किस वर्ष तक एड्स को समाप्त करने की घोषणा की है? घोषणा को मंजूरी दी है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 2030 तक। GI टैग प्रमाणित जलगांव केले को हाल ही में दुबई में निर्यात किया गया। जलगांव केला का संबंध किस स्टेट से है? इसका संबंध महाराष्ट्र से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में E100 इथेनॉल वितरण स्टेशनों का उद्घाटन किया? तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ऑप्शन ए यानी कि पुणे में। फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है डेविड डियोप। डेविड डियोप। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? इजराइल के नए प्रधानमंत्री का नाम है नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट। किस राज्य सरकार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में छात्राओं के लिए 33.3%
आरक्षण की घोषणा की है? बिहार, ठीक है, बिहार करेक्ट होगा। संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र विकसित करने के लिए किस देश ने चीन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? लूनर स्पेस मिशन कह सकते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि रूस, ठीक है, रूस करेक्ट होगा। लूनर स्पेस स्टेशन विकसित करने के लिए रूस और चीन ने समझौता किया। कौन सा देश लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका की मेजबानी करेगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शंस, यहाँ पे क्या होगा? हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल कब मनाया जाता है, यानी किस जून को मनाते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाते हैं, ठीक है, 29 जून पीसी महालनोबिस की जयंती के रूप में, इसे याद रखना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में शूटिंग रेंज का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया? चंद्रू तोमर, ठीक है, चंद्रू तोमर, जो कि हम लोग इनको शूटर दादी के नाम से जानते हैं। हाल ही में इनका निधन हो गया। 3 दिवसीय रजा परबा उत्सव किस स्टेट में शुरू हुआ है? रजा परबा उत्सव, ऑप्शन बी उड़ीसा, राइट, उड़ीसा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन है कि सरकार द्वारा ई पाठशाला और ई मूल्यांकन प्लेटफॉर्म कहाँ लॉन्च किया गया? ई पाठशाला और ई मूल्यांकन प्लेटफॉर्म कहाँ लॉन्च किया गया? तो उड़ीसा में इसको लॉन्च किया गया, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। किस राज्य का रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य भारत का 52वां बाघ अभयारण्य बन चुका है? भारत का 52वां और कह सकते हैं राजस्थान का चौथा, ठीक है, राजस्थान का चौथा। तमिलनाडु में जो कि हाल ही में 51वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व महासागर दिवस 2021 का विषय क्या है? विश्व महासागर दिवस 2021 का विषय द ओशियन लाइफ एंड लिवलीहुड्स। 8 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहला रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया गया? रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया गया, ऑप्शन ए गोवा, ठीक है, गोवा। नेक्स्ट वन, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत की रैंकिंग 43, ऑप्शन सी 43। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इवानोफोर नौसैनिक अभ्यास बताइए कि कहाँ आयोजित किया गया? इसका आयोजन अदन की खाड़ी में हाल ही में किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें हमारी तरफ से प्रोवाइड कराई जा रही है और यूट्यूब पे आप डेफिनेटली फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपका जो करंट अफेयर्स चल रहा है और साथ ही जो बीपीएससी का करंट अफेयर्स वहाँ पे चल रहा है वो आप मोस्ट फॉलो कीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2021 के लिए पिंटर कह सकते हैं, पिंटर पुरस्कार किसने जीता है? पेन पिंटर पुरस्कार किसने जीता है 2021 के लिए? सित्सीडांग रेम्बा, ठीक है, सित्सीडांग रेम्बा। अगला क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा कोलंबो में एक रासायनिक लदी जहाज पर आग बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? इसका नाम क्या? इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था सागर आरक्षा 2, ठीक है, सागर आरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मेढक की एक नई प्रजाति यूफ्लिक्ट्स की खोज कहाँ की गई है? यूफ्लिक्ट्स की खोज की गई है केरल में, ध्यान रखिएगा, केरल में। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया? महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? केन्या में, केन्या की राजधानी नैरोबी, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है कि एक तैराक धारा के साथ 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो स्थिर जल में धारा की चाल ज्ञात करें। स्थिर जल में नाव की चाल, तैराक की चाल है। स्थिर जल में तैराक की चाल हम कैसे निकालते हैं? इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है कि धारा के साथ जो तैराक का धारा के साथ जो चाल होता है, धारा के विपरीत जो चाल होता है, उन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 14 और 6 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10। बहुत ही सिंपल तरीके से होता है। 1/2 x + y, ये आपने फार्मूला डेफिनेटली पढ़ा होगा। फिलहाल हम लोगों के मैथ कोर्स में इस चैप्टर को अभी तक मैंने नहीं कवर किया, बहुत जल्द इसको कवर करेंगे। तो फिलहाल आप ये समझिए करेक्ट आंसर हो क्या ऑप्शन है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमने जो कि यूट्यूब पे ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप इस जाकर के इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चीनी और पानी के घोल यानी कि 3 लीटर मिश्रण में 60% चीनी है। यदि इस मिश्रण में 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में चीनी की मात्रा क्या होगी? चीनी की प्रतिशत क्या होगा? देखिए 3 लीटर मिश्रण में 60% चीनी है, यानी 1.8 लीटर कह सकते हैं चीनी है और 1.2 लीटर कह सकते हैं पानी है। अब प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इसमें 1 लीटर पानी और मिलाया जा रहा है, यानी कि नए मिश्रण में कितना हो जाएगा? टोटल मिश्रण बन जाएगा 4 लीटर का। पहले मिश्रण 3 लीटर का था, लेकिन अब मिश्रण 4 लीटर है, लेकिन चीनी की मात्रा तो वही है। तो अब पूछा जा रहा है कि नए मिश्रण में चीनी की मात्रा क्या होगी?
तो नया मिश्रण तो आपका 4 लीटर हो गया। अब इसमें हमें प्रतिशत निकालना पड़ेगा, तो 1.8/4 × 100 कर लीजिए। पॉइंट को हटा करके मैं यहाँ पे 0 कर लेता हूँ, 10 से 10 खत्म, और 180/4 इसका मतलब होता है 45, यानी करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी 45। ठीक है, 45% चीनी। अगला प्रश्न है कि यदि x + 1/x की वैल्यू 2 है तो आपसे पूछा है कि x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगा। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अगर आपसे पूछे, गिवन हो कि a + 1/a = k दिया गया हो, और आपसे पूछे कि a³ + 1/a³ की वैल्यू बताइए, तो हम डायरेक्ट करते हैं k³ - 3 के। ठीक है, k³ - 3 के। तो k का मतलब यहाँ पे आपका जो गिवन है वो 2, तो 2 के पावर 3 करेंगे तो 8, और 3 दूनी की 6, तो राइट आंसर क्या हो गया 2। डायरेक्ट हमारा वैल्यू निकल जाएगा 2, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। आप चाहो तो इसका फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की कौन सी होगी जिसे 6, 9 और 12 में से प्रत्येक से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे। देखिए, आप अगर चाहो तो ऑप्शंस के थ्रू भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 6 और 9, 12 का एलसीएम कितना होगा, 6, 9, 12 का एलसीएम 6 दूनी की 12 यहाँ से कट रहा है, लेकिन इससे नहीं कट रहा, तो 9 चौका 36, यानी कि एलसीएम हो गया 36। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ आपको पढ़ाया गया, आप उसको वहाँ से समझ में आ जाएगा। एलसीएम हो गया 36, यानी अब हमें 36 से डिवाइड करना होगा बड़े से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, क्या हो जाएगा ये 999। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो 36 दूनी की 72, यहाँ पे बच गया हमारे पास 7, और यहाँ पे बच गया 2, ऊपर से उतर गया 9। अब इसको घटाएंगे तो देखिए 7 या 21, 7 8 बार में जाएंगे तो ज़्यादा चलेगा, 7 से ले जाते हैं, तो 7 से लेंगे अगर 27 बार में तो कितना हो जाएगा, 7 × 6 = 42, 2 और 7 या 21 4 25। ठीक है, ये आपके पास बचेगा 27। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 999 में से 27 को घटाएंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि लास्ट में 3 शेषफल भी बच रहा था, तो इस 3 को आप जोड़ दीजिए। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 999 में से मात्र 24 को घटा सकते हैं, तो घटाएंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट 5, तो 5 हमारा करेक्ट आंसर हो गया 975। तो अगर आप इन सभी ऑप्शन से 975 को डिवाइड करते हुए भी देखेंगे तो करेक्ट आंसर आपका यही बचेगा, हमेशा 3 शेषफल बचेगा। राइट, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप लोगों को 100 क्वेश्चन इस तरीके से क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।